हेलो फ्रेंड्स, हमने वाइटल साइन का पहले देखा था टेम्परेचर, फिर देखा हमने ब्लड प्रेशर, और हमारा थर्ड टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। इसमें वैसे 4 हैं, इसके बाद में एक और पल्स हो रहा है, वो इससे अगले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम रेस्पिरेशन क्या होता है। कि रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब हम सांस लेने का जो हमारा एक्ट है वही रेस्पिरेशन कहलाता है। अब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2, मतलब हमारा जो सांस लेने का जो तरीका है उसे हम ब्रीदिंग रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये प्रोसेस होता है टेकिंग ऑक्सीजन लेने का और CO2 बाहर छोड़ने का। रेगुलेशन सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स, ये 2 पार्ट होते हैं हमारे, जो हमारे रेस्पिरेशन सेंटर को कंट्रोल करते हैं, मतलब हमारे रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पहला है रेट, सेकंड है डेप्थ, थर्ड है रिदम। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रेट, डेप्थ और रिदम। सबसे पहले हम रेट देखते हैं कि रेट क्या होता है, उसके बाद हम डेप्थ देखेंगे। रेट इज द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, मतलब रेट एक नंबर है ऑफ ब्रीथ पर मिनट, हम कितनी सांस लेते हैं पर मिनट, वही रेट कहलाता है। मतलब 1 मिनट में हम कितनी सांस ले रहे हैं वही हमारा रेट कहलाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। द नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन फॉर एन एडल्ट विल बी बिटवीन 60 to 24 ब्रीथ पर मिनट, मतलब 16 से 24 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल मानी गई है। ये अलग अलग बुक में वेरीफाई करती है, मतलब किसी किसी बुक में आपको 12 से 20 मिलेंगी, कोई बुक वाले कुछ और बोलते हैं, कोई बोलते हैं 40 into 20। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर मैंने एसआर और नैन्सी से लिखा है, जो एक फेमस बुक है, उसमें 16 to 24 है, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब रेस्पायरी रेट अफेक्ट होती है नंबर ऑफ फैक्टर से, मतलब रेस्पायरी रेट है हमारी, जो नंबर ऑफ ब्रीथ है वो कैसे अफेक्ट होती है, उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। पहला है एट बर्थ, इसके अंदर एज है फर्स्ट। एज मतलब कि हम एज कैसे हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करती है। एट बर्थ 42 to 60 ब्रीथ पर मिनट, मतलब हमारा जो बर्थ होता है उस टाइम पे हमारी ब्रीथ ज़्यादा होती है 42 to 60, मतलब हमारे 40 से 60 के बीच में ब्रीथ होती है हमारी। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो चाइल्ड में होती है 30 to 40, फिर एडल्ट में मैं आपको बताया था 16 to 24 होती है, और ओल्ड एज में हमारी और कम हो जाती है, अराउंड 10 to 15 या 10 to 20 मान लीजिए। वो तो अलग अलग बुक वेरी करती है अलग अलग चीज़ों से। अब सेक्स के अकॉर्डिंग कैसे हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन अफेक्ट होता है। फीमेल हैव स्लाइटली रैपिड रेस्पिरेशन कंपेयर देन मेल, मतलब कि फीमेल्स के अंदर स्लाइटली मतलब थोड़ा सा रैपिड होता है रेस्पिरेशन, थोड़ा सा तेज होता है रेस्पिरेशन, कंपेयर देन मेल के कंपेरिजन में फीमेल्स के अंदर स्लाइटली रैपिड होता है रेस्पिरेशन। अब इससे अगला वाला इसके बाद आता है एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे अफेक्ट करता है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन आर इंक्रीज, मतलब हमारी रेट है और डेप्थ है रेस्पिरेशन की वो इंक्रीज रहती है। एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगी। अब इंजेक्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द नीड ऑफ O2 इज इंक्रीज, मतलब हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है जब हमारा फूड का, तो O2 की नीड है ना वो इंक्रीज रहती है। अब O2 की नीड इंक्रीज होगी तो O2 की नीड हमारी कौन पूरी कर रहा है, हमारा रेस्पिरेशन ही कर रहा है। सो डेट रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज, तो हमारी रेस्पिरेटरी भी इंक्रीज हो जाती है ताकि O2 की नीड कंप्लीट हो सके। अब डिजीज कंडीशन में अफेक्ट द रेस्पिरेटरी रेट, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट बड़ी भी मिलती है।
ड्रग्स कैसे करती है इफेक्ट? स्टिमुलेटिंग ड्रग्स सच एज कैफीन, CO2 स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी रेट और सेंटर। जब भी हम कैफीन लेते हैं, चाय के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है और कॉफ़ी के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है, जब भी हम कैफीन लेते हैं या फिर एक हम रूम के अंदर है जिसमें CO2 है, ओनली CO2 है, तो हमारा जो वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें O2 चाहिए। अब उसमें उस रूम में CO2 है, तो CO2 हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, तो वो हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर देगी। अब कुछ एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है या फिर टर्मिनोलॉजी कह लीजिए कि टर्मिनोलॉजी कुछ रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेशन रिलेटेड। सबसे पहले है टेकेप्निया, इंक्रीज रेस्पिरेशन मोर देन नॉर्मल, मतलब इंक्रीज जो हमारा रेस्पिरेशन है नॉर्मल से ज़्यादा होना। नॉर्मल कितना है? 16 to 24। अब 24 से ज़्यादा मिल जाए, 27 मिल जाए, 28 मिल जाए, तो टेकेप्निया हो गया, मतलब रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो गई। ब्रेडिनिया इसका उल्टा, 16 से कम मिल जाए, 13 12 चल रही है, तो ब्रेडिनिया हो गया, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट देन नॉर्मल। एपनिया, टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रुक गई, इसमें बढ़ रही थी टेकेप्निया में, ब्रेडिनिया में डिक्रीज हो रही थी, और एपनिया में ब्रीद जीरो हो गई, रुक गई, मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीद ये कह सकते हैं। फोर्थ आती है स्ट्राइडर, ए हैश वाइब्रेटिंग साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड स्ट्राइडर। एग्जाम्पल लेरिंजाइटिस, जब भी लेरिंजाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स, जब भी इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स होगा हमारा, तो एक हार्श मतलब एक खुरदरी सी आवाज़ आएगी, और वाइब्रेटिंग साउंड होगा, वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग लेरिंजाइटिस होने पर हमारा रेस्पिरेशन के अंदर एक हार्श साउंड आता है और वाइब्रेटिंग साउंड आता है, रेल आता है, ये भी एक साउंड है एबनॉर्मल। बबलिंग साउंड होता है, ये एक कॉज बाय म्यूकस इन द एयरवे, मतलब हमारे एयरवे के अंदर ज़्यादा एक्सेसिव म्यूकस हो जाती है, तो एक बबलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब रेस्पिरेशन करते हैं हम तब। तो ये कब होता है? ब्रोंकाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। वीज भी एक एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, हाई पिच म्यूजिकल विस्लिंग साउंड, हाई पिच पे मतलब हाई डेंसिटी पे म्यूजिकल विस्लिंग साउंड आता है इसके अंदर, और ये कौन से पेशेंट के अंदर होता है? अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर होता है। अब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, एबनॉर्मल पैटर्न है ब्रीदिंग का, कैरेक्टराइज किया जाता है प्रोग्रेसिव डीपर ब्रीदिंग, पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं इसके अंदर, फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज, फिर ग्रेजुअल डिक्रीज होता है डेप्थ के अंदर, एंड एपनिया, और एपनिया होता है। द पैटर्न रिपीट्स विद ईच साइकिल, और ये चलता रहता है ये पैटर्न। इसका एक सिंपल सा तरीका बताऊं तो अल्टर्ड पीरियड ऑफ टेकेप्निया, एपनिया और ब्रेडिनिया, मतलब कि पहले टेकेप्निया होगा, पहले बाद में कुछ भी लगा ली, पहले टेकेप्निया होगा मतलब इंक्रीज रेस्पिरेशन मिलेगा, फिर एपनिया भी हो सकता है और ब्रेडिनिया, ये तीनों चलते रहते हैं आपस में, कभी टेकेप्निया हो जाए कभी ब्रेडिनिया हो, और चलता रहता है एक साइकिल के थ्रू, टेकेप्निया एपनिया ब्रेडिनिया, मतलब तेज हो रही है बिल्कुल नहीं आ रही, फिर धीरे हो जाती है, फिर तेज, फिर बिल्कुल नहीं आ रही, फिर धीरे हो जाती है, ये चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होता है। अब डिस्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस टर्म को हम कहते हैं डिस्निया। साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब ब्लू कलर हो जाना स्किन का, ड्यू टू लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना स्किन का। फिर आता है हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू लेवल, मतलब ऑक्सीजन का कम हो जाना टिश्यू के अंदर, हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सिया तो मतलब टिश्यू के अंदर ब्लड का कम हो जाना या फिर ऑक्सीजन का कम हो जाना। अब हाइपोक्सीमिया,
ईमिया वर्ड ब्लड के लिए आता है, EMIA ब्लड के रिलेटेड आता है। तो लैक ऑफ O2 इन ब्लड, हाइपोक्सिया इसके अंदर टिश्यू के अंदर हो रहा था, इसके अंदर ब्लड के अंदर कम हो रहा है O2। एस्फिक्सिया इज ए स्टेट ऑफ सफोकेशन, दम घुटना, अनेबल टू ब्रीथ या फिर ब्रीथ नहीं कर पाना। इसके अंदर या तो दम घुटता है या फिर ब्रीथ नहीं कर पाता इंसान, ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम एस्फिक्सिया। फिर आता है हमारा, अब तक हमारा रेट चल रहा था, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, रेट, डेप्थ और रिदम। तो रेट खत्म हो चुका है यहाँ तक, अब आता है हमारा डेप्थ। नॉर्मल एवरेज मेन एट रेस्ट, मतलब जब नॉर्मल एवरेज एक पर्सन रेस्ट में है, मतलब एक पर्सन नॉर्मल है। इंस्पायर एंड एक्सपायर अबाउट 500 ml एयर विथ ईच रेस्पिरेशन, मतलब एक पर्सन है जो नॉर्मल है, उसको कोई डिजीज कुछ भी नहीं है, वो एक रेस्टिंग स्टेट में बैठा हुआ है, तो उसका इंस्पायर और एक्सपायर मतलब सांस लेना और छोड़ना, उसके अंदर 500 ml मतलब अंदर बाहर मूवमेंट करती है 500 ml एयर विथ ईच रेस्पिरेशन के अंदर। ये इसका नॉर्मल वैल्यू है कि भाई एक पर्सन इंस्पायर करता है मतलब सांस लेता है अंदर, तो एक बार 500 ml लेता है और छोड़ता भी एक बार 500 ml ही है। इफ़ मोर देन दिस अमाउंट, अगर इससे ज़्यादा मोर देन हो जाए, मतलब इससे ज़्यादा हो जाए, 500 ml से ज़्यादा हो जाए, 800 चल रही है, 900 चल रही है, इट इज़ कॉल्ड डीप रेस्पिरेशन। तो डीप रेस्पिरेशन कहलाता है वो। मतलब नॉर्मल तो 500 ले रहा था, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेने लग जाए तो डीप रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसी को हम डेप्थ कहते हैं रेस्पिरेशन की, कि भाई ज़्यादा सांस लेना, डेप्थ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसका रिदम। इट कैन बी मॉनिटर्ड बाय ऑब्जर्विंग द चेस्ट, ये हम मॉनिटर करते हैं, ये हम देखते हैं। मतलब रिदम कैसे हम चेक करेंगे किसी पेशेंट की, उसकी चेस्ट के मूवमेंट को देख के, कि उसकी चेस्ट कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार अप एंड डाउन हो रही है। तो रिदम मीन्स रेगुलरिटी इन ईच रेस्पिरेटरी साइकिल, मतलब कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी चेस्ट ऊपर हो रही है थोड़ी थोड़ी देर में और कभी जल्दी जल्दी हो रही है, तो एक रिदम नहीं बन पा रहा। एक रिदम यानी एक लय के अंदर, एक सुर के अंदर, जैसे उसकी 16 to 24 चल रही थी अब तक, उसकी अचानक से 1 मिनट बाद में ही उसकी हो गई 26 के आसपास हो गई, 27 28 हो गई। तो उसकी जो रिदम है वो बैठ नहीं पा रही है, इस कारण से ही फिर रेगुलरिटी नहीं बन पाती, और रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो रिदम अफेक्ट होगी। इसलिए इसके अंदर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रिदम दिया गया है, जो ईच रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर एक लय के अंदर काम करना चाहिए रेस्पिरेशन, तभी उसकी रिदम सही रहेगी। तो ये रेस्पिरेशन यहाँ ख़त्म होता है। इसका अगला टॉपिक होगा हमारा पल्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।